नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो ये आपका हिंदी पेडागॉजी के लिए आपके 15 महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे, आपके सीटेट परीक्षा के लिए। तो अगर आपको सेशन पसंद आता है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऐसे ही एमसीक्यू की सीरीज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं आपका, निम्नलिखित में से कौन-सा बुनियादी पठन कौशल नहीं है? आपसे पूछ रहा है कि बुनियादी पठन कौशल नहीं है, यानी आपको गलत ढूँढना है। डिकोड करना, शब्द पहचानना, रूप विज्ञान या फिर पठन शब्द भंडार। ये पेपर जो है आपका, ये आपका 2023 का पेपर है आपका, ठीक है? तो पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि बुनियादी पठन कौशल नहीं है। डिकोड करना डिकोड करना आपका बुनियादी कौशल है और शब्द की पहचान भी करना आपका बुनियादी कौशल है। शब्द का भंडार होना, शब्द भंडार होना, ये भी आपका बुनियादी कौशल है। लेकिन रूप विज्ञान आपका बुनियादी कौशल नहीं है, तो यही आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि हमें पूछा गया है नहीं। जहाँ पर भी नहीं पूछा जाएगा आपको क्या है, गलत ढूँढना है, ठीक है? मैंने क्या बोला, जहाँ पर भी आपको नहीं पूछा गया है, वहाँ पे आपको क्या है, गलत ढूँढना है, ठीक है? चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका? एक शिक्षक छोटे बच्चों को शुरुआती वर्षों में नियंत्रण अथवा प्रोत्साहन के रूप में अपनी भाषा अर्जित करने के योग्य बनाती है और उसी के अनुरूप व्यवहार करने के लिए कहती है। वे डैश का अनुगमन कर रही है, यानी जो शिक्षिका है वह क्या कर रही है कि बच्चों को शुरुआती वर्षों में नियंत्रण अथवा प्रोत्साहन के रूप में भाषा अर्जित करना सिखा रही है, ठीक है? और उनके व्यवहार के अनुरूप और अर्जित करने के योग्य बनाती है और उसी के अनुरूप व्यवहार करने के लिए उन्हें कहती है, ठीक है? यानी वह बच्चों को पढ़ा रही है और उनको क्या है, वह भाषा क्या है, अर्जित करना सिखा रही है। और वह किसका अनुगमन कर रही है? स्वयं करो रणनीति का, या फिर टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स उपागम, जिसे हम टीपीआर बोलते हैं, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, ठीक है? या फिर करके शीघ्र उपागम, या फिर कहानी कथन पद्धति। तो यहाँ पे शिक्षिका जो है वह कौन सी पद्धति प्रयोग कर रही है? उसने बच्चों को क्या है, उनकी भाषा जो है, उनके अनुरूप उनकी भाषा जो है अर्जित करना सिखा रही है, ठीक है? तो स्वयं करो रणनीति हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, स्वयं करो रणनीति भी नहीं है ये। टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स उपागम नहीं। टीपीआर, इसे हम इंग्लिश में भी आता है आपका। ये टीपीआर क्या होता है, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स क्या होता है? सपोज एक शिक्षक है आप, तो आपने क्या है, बच्चों को एक कहानी पढ़ानी है, शेर की कहानी पढ़ानी है, तो आप उसे एक्शन करके दिखाओगे, यानी फिजिकल रिस्पॉन्स करके दिखाओगे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स बोलते हैं। तो ये भी नहीं कर रहा है शिक्षिका। करके सीखना उपागम या फिर कहानी पद्धति, कहानी पद्धति की भी नहीं है। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी हो जाएगा कि करके सीखना उपागम, यानी शिक्षिका जो है वह बच्चों को क्या है, प्रोत्साहन दे रही है कि कैसे वह अपनी भाषा को अर्जित करना सीख सकते हैं, और फिर क्या है उसका फिर क्या है, उनके व्यवहार में किस तरह परिवर्तन आ रहा है। तो यानी बच्चे ने क्या है, करके सीखा, ठीक है? जो शिक्षिका ने उन्हें कुछ काम दिया होगा या फिर कुछ करने के लिए कहा होगा, उससे बच्चा सीख रहा है, ठीक है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं आपका। भाषा डैश का एक सामाजिक उपकरण है। निर्वचन का, अंतःक्रिया का, सूचित करने का, या फिर हस्तक्षेप करने का। हस्तक्षेप गलत हो जाएगा, सूचित करना गलत हो जाएगा। निर्वचन और अंतःक्रिया में से आपका हो जाएगा कि समाज के बारे में पूछ रहा है कि भाषा एक डैश एक सामाजिक उपकरण है, यानी अंतःक्रिया यानी आपस में रिलेशन, को रिलेशन जिसे हम बोलते हैं, उसके द्वारा क्या है, एक सामाजिक उपकरण है, ठीक है? कि क्योंकि मनुष्य भी समाज में रहता है, तो भाषा किस काम आती है? भाषा हमें समाज में रहने के काम आती है। अगर हमारी कोई भाषा नहीं होगी तो हम एक दूसरे से किस प्रकार संपर्क करेंगे? तो इसलिए अंतःक्रिया करके हम जो है भाषा का अनुकरण करते हैं। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन दूसरा आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? अगला प्रश्न देखते हैं आपका। पढ़ते समय विवरण, स्थान, नाम, तारीख, समय आदि खोजना है, तो इसे क्या बोलेंगे हम? वैश्विक अवबोधन करेंगे, कहेंगे,
स्थानीय अवबोधन कहेंगे, निष्कर्ष निकालना कहेंगे या फिर पाठ्य वस्तु का निर्वचन कहेंगे? क्या इसे हम कहेंगे कि पढ़ते समय विवरण, स्थान, नाम, तारीख, समय आदि को खोज रहे हैं आप? तो ये आपको पता लग रहा है कि किसी चीज़ का आप स्थान खोज रहे हैं या फिर किसी का नाम, तारीख, समय, तो ये क्या कहलाया जाए आपका स्थानीय अवबोधन कहलाया जाएगा। ऑप्शन दूसरा आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं आपका। एक शिक्षिका कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को पढ़ने का आनंद लेने और अवधारणा को बेहतर समझ प्राप्त करने के लिए एक लंबा लेख पढ़ने के लिए कहती है। वे डैश का अभ्यास करा रही है। ठीक है, यानी एक शिक्षिका, और बच्चे कौन से हैं? कक्षा 5 के बच्चे हैं। उनको पढ़ने में आनंद कराने के लिए वह क्या कर रही है? उनके लिए एक लंबा लेख पढ़ने के लिए कहती है। एक लेख है, उसको उन्होंने पढ़ना है, तो वह किसका अभ्यास करा रही है? विस्तृत पठन हो गए, गहन पठन हो गए, जिज्ञासा पठन हो गए या फिर साथी पठन हो गए? साथी पठन नहीं हो गया, जिज्ञासा पठन भी नहीं होगा, और गहन पठन और विस्तृत पठन में से इसका सही आंसर हो जाएगा गहन पठन, यानी डीप नॉलेज। तो यहाँ पे शिक्षिका जो है वह केवल क्या है, बच्चों को क्या है, एक अभ्यास के तौर पर पढ़ा रही है। ठीक है, उनके आनंद के लिए पढ़ा रही है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, आनंद के लिए पढ़ाना। तो आनंद के लिए जब हम पढ़ते हैं तो उसे हम सरसरी तौर पर या फिर विस्तृत तौर पर पढ़ना कहते हैं, यानी ऊपर ही ऊपर पढ़ना। केवल एक आनंद के लिए वह बच्चों को क्या है, पैराग्राफ पढ़ने के लिए कह रही है। तो यह किस में आ जाएगा? आपका विस्तृत पठन में आ जाएगा। और उसके नीचे जो आपका सेकंड ऑप्शन कह रहा है वह कह रहा है गहन पठन। गहन पठन यानी किसी भी चीज़ का अगर आपको नॉलेज लेनी है तो आप उसे क्या करेंगे? गहन पठन करेंगे। ठीक है, तब हम गहन पठन करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सही आंसर? ऑप्शन फर्स्ट आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न है आपका कि एक शिक्षक छोटे बच्चों को नए शब्द सिखाने के लिए वास्तविक वस्तुओं का उपयोग कराती है, क्योंकि यानी छोटे बच्चों को उसको क्या है, सब नए शब्द सिखाने हैं, तो वह उन्हें क्या है, रियल ऑब्जेक्ट यानी वास्तविक चीज़ें दिखा रही है, सिखा रही है, उनका उपयोग करना सिखा रही है। तो ऐसा वह क्यों कर रही है? यह शब्दों की सही वर्तनी के शिक्षण में मदद करता है। वर्तनी यानी स्पेलिंग के लिए वह इसलिए करा रही है गलत। जहाँ पे भी वर्तनी आ जाएगा ये गलत हो जाएगा। हम शब्द भंडार का शिक्षण केवल वास्तविक वस्तुओं से ही करते हैं। केवल जहाँ पे भी आ जाएगा ये भी आपका गलत होता है। ठीक है, छोटे बच्चे अमूर्त चिंतन के योग्य नहीं होते हैं, ये भी बिल्कुल गलत है। ये जो आपके छोटे बच्चे होते हैं वह क्या होते हैं? अमूर्त चिंतन के योग्य नहीं होते हैं, ये भी आपका गलत है। चौथा कह रहा है आपका यह शिक्षार्थियों को शब्द और वस्तुओं के बीच संबंध जोड़ने में मदद करता है जो वे अपने वास्तविक जीवन में देखते हैं। बिल्कुल सही। इसलिए इसलिए जो है शिक्षिका उन्हें क्या है, उनके जीवन में जो उनके आसपास जो है वास्तविक वस्तुओं से ही उनको जो है नए शब्द सिखा रही है, ताकि बच्चे क्या है अपने वास्तविक जीवन और जो उनका शब्द है उनके बीच में संबंध प्रकट कर सके। ठीक है, ऑप्शन फोर्थ आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका। जब एक शिक्षार्थी को नई भाषा सिखाते हैं लेकिन वह उसे बोलता नहीं है, इस अवधि को क्या कहेंगे? कि जब एक शिक्षार्थी को हम नई भाषा सिखाते हैं लेकिन वह उसे बोलता नहीं है, इस अवधि को हम क्या बोलेंगे? वाक उदयमान बोलेंगे, मूक बोलेंगे, प्रारंभिक उत्पादन बोलेंगे या फिर उद्यमान बोलेंगे? ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, जब हम नई भाषा सिखाते हैं लेकिन वह उसे नहीं बोलता बोलता नहीं है, उसे हम बोलेंगे मूक बोलेंगे उसे हम। ठीक है, मूक बोलेंगे उसे हम। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका। एक प्रभावी भाषा शिक्षक किस प्रकार से होना चाहिए? ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि एक प्रभावी भाषा शिक्षक किस प्रकार से होना चाहिए। बच्चों को पाठ्यपुस्तक में दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर याद करवाए। याद करवाना जहाँ पे भी आ जाएगा ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, पाठ्य वस्तुओं के साथ-साथ अन्य संसाधनों का प्रयोग करें। बिल्कुल, केवल पाठ्यपुस्तक ही नहीं बल्कि अन्य संसाधनों का भी प्रयोग करें। बिल्कुल सही कह रहा है। केवल पाठ्यपुस्तक का प्रयोग ये भी गलत हो जाएगा। पूरी तरह से प्रस्तावित पुस्तक पर निर्भर होना, जहाँ पे भी आ जाएगा कि आप केवल और केवल पुस्तक पे पूरी तरह से निर्भर हैं, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो आपका दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा कि पाठ्य वस्तु के साथ-साथ अन्य संसाधनों का प्रयोग करना।
आपका सही माना जाता है। तो ऑप्शन दूसरा आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका, एक शिक्षक शिक्षार्थी के भाषा कार्यों को एक फोल्डर में रखते हैं। एक शिक्षक जो है शिक्षार्थियों के भाषा कार्यों को एक फ़ोल्डर में रखते हैं और बाद में उसे शिक्षार्थियों की भाषा उपलब्धि के आकलन के लिए इस्तेमाल करते हैं। आकलन की यह रणनीति क्या कहलाई जाएगी? ठीक है। आपसे कह रहा है कि आप एक शिक्षक हैं और आपने बच्चों की एक सपोज़ एक पेन ड्राइव है, एक फ़ोल्डर बना के उनकी जो है उपलब्धि जो है वह उन्होंने कितने जो है नंबर लिए या फिर उनकी क्या-क्या उपलब्धि रही, वह सब एक फ़ोल्डर में रख दिया, क्या-क्या कार्य रहे, भाषा के क्या-क्या कार्य हैं, वो सब एक फ़ोल्डर में रख दिए। तो यह फिर उसको आपने क्या है, बाद में क्या है आकलन के लिए इस्तेमाल किया। तो यह किस आकलन की एक रणनीति है, निदानात्मक परीक्षण, उपज्ञानात्मक अभिलेख, योगात्मक आकलन या फिर पोर्टफोलियो आकलन, ठीक है? निदानात्मक परीक्षण होता है आपका यानी निदान करना, यानी बच्चे का क्या है निदान करना यानी रेमेडियल टीचिंग इसे हम बोलते हैं या फिर रेमेडियल परीक्षण बोलते हैं कि बच्चे को कहाँ प्रॉब्लम आ रही है तब हम उसका निदान करते हैं। उपख्यानात्मक अभिलेख गलत हो जाएगा, योगात्मक आकलन भी गलत हो जाएगा, ठीक है। अब आपका बचता है पहला, क्या ये निदानात्मक परीक्षण है या फिर पोर्टफोलियो आकलन है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह क्या है एक पोर्टफोलियो आकलन है। पोर्टफोलियो क्या होती है, एक फाइल या फिर एक फोल्डर होती है जिसमें बच्चे का सब चीज़ लिखा रहता है, ठीक है। यानी बच्चे ने कितना नंबर स्कोर किया, उसने भाषा शिक्षण किस प्रकार से किया, वह स्पोर्ट्स में किस प्रकार से, यह सब लेखा-जोखा और हर बच्चे की अलग-अलग फ़ाइल बनती है, ठीक है? तो यह सब उसमें लिखा रहता है ताकि यह क्या है बाद में आकलन के लिए हो सके। इसे हम बोलते हैं आपका पोर्टफोलियो। तो यहाँ भी यही कह रहा है कि शिक्षक ने क्या है बच्चों के सभी भाषा कार्य को जो है वह एक फ़ोल्डर में रखा और बाद में इस्तेमाल करने के लिए रखा। तो यह क्या हो जाएगा आपका, इसे हम बोलेंगे आपको पोर्टफोलियो आकलन ये कहलाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका। लक्ष्य भाषा सीखने में शिक्षार्थी का मातृभाषा के हस्तक्षेप की अनुमति न होने वाली शिक्षण पद्धति को डैश कहा जाता है, ठीक है। यानी अगर आप कोई लक्ष्य भाषा क्या होती है, यानी अगर आप कोई दूसरी भाषा सीख रहे हैं और उसमें आपकी मातृभाषा जो है वह बीच में नहीं आ रही है, यानी आप डायरेक्ट उस भाषा को सीख रहे हैं, तो यह शिक्षण पद्धति क्या कहलाएगी भाषा की? प्रत्यक्ष विधि, व्याकरण अनुवाद विधि, द्विभाषिक पद्धति या फिर स्थितिपरक पद्धति? इसे हम बोलेंगे आपका प्रत्यक्ष पद्धति यानी डायरेक्ट मेथड इसे हम बोलेंगे। डायरेक्ट डायरेक्ट मेथड इसे हम बोलेंगे। इंग्लिश में क्या होता है आपका डायरेक्ट मेथड होता है, ठीक है। यानी अगर बच्चा जो है वह दूसरी भाषा पढ़ रहा है तो वह अपनी मातृभाषा का प्रयोग ना करके दूसरी भाषा सीख जाता है। किस विधि में? प्रत्यक्ष विधि में। लेकिन व्याकरण अनुवाद पद्धति जो होता है इसमें मातृभाषा का प्रयोग होता है। मातृभाषा का प्रयोग होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं जीटीएम यानी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड यानी व्याकरण अनुवाद पद्धति। तो इसमें क्या होता है बच्चा सबसे पहले अपनी मातृभाषा सीखता है, फिर कोई अन्य भाषा सीखता है, यानी इसमें मातृभाषा का बहुत योगदान रहता है आपका व्याकरण अनुवाद विधि में। लेकिन प्रत्यक्ष विधि यानी डायरेक्ट मेथड, आपका नाम ही भी है प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट। डायरेक्ट बच्चा जो है मातृभाषा ना सीखते हुए उसकी दूसरी भाषा सीख जाता है, ठीक है। जो भाषा उसे सीखनी है वह भाषा उसे सीख जाता है। उस भाषा को हम क्या बोलते हैं? उसकी लक्ष्य भाषा बोलते हैं, ठीक है? चलिए अगला देखते हैं आपका। निम्नलिखित में से कौन-सा अधोगामी उपागम पर आधारित नहीं है? अधोगामी उपागम पर आधारित नहीं है, ठीक है? नहीं है यानी आपको गलत ढूँढना है। शिक्षार्थी भाषा के अर्थ को जानने के लिए अपने पूर्व ज्ञान का उपयोग करता है, तो ये तो अधोगामी अनुगम में आता है आपका, ये सही है आपका। शिक्षार्थी जब पढ़ता या सुनता है तो वह यह अनुमान लगाता है कि आगे क्या होने वाला है, ठीक है? आगे क्या होने वाला है? अगला कह रहा है कि शिक्षार्थी, ये भी आपका सही है, ठीक है। शिक्षार्थी एकल शब्द या पद पर ध्यान केंद्रित करते हुए भाषा को समझते हैं, नहीं ये नहीं है। शिक्षार्थी कविता या कहानी से शुरू होने करते हैं और फिर अक्षर पर आते हैं, बिल्कुल ये भी आपका अधोगामी में आता है। ये नहीं आता है कि शब्द को या पद को क्या है ध्यान केंद्रित करते हैं, ये नहीं आता है। तो हमें क्या है नहीं पूछा गया था, तो ऑप्शन जो है आपका कौन सा सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन तीसरा आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं आपका।
उपचारात्मक शिक्षण क्या है? उपचारात्मक शिक्षण, मैंने आपको बोला उपचार करना, उपचारात्मक यानी रेमेडियल टीचिंग, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं उपचार करना। सबसे पहले डॉक्टर, अगर आप डॉक्टर के पास जाएँगे, वह क्या आपकी बीमारी पूछेगा, आपको डायग्नोस करेगा, उसके बाद वह क्या करेगा, आपके रेमेडी यानी उपचार करेगा, ठीक है? तो यह शिक्षण पद्धति कब प्रयोग में आती है? शिक्षार्थी के सीखने में आने वाली रिक्तियों को भरना, यानी क्या कमी रह रही है उसको यह भरती है। गलत रूप से समझाई गई अवधारणाओं को सही करना, यानी जो बच्चे ने गलत समझा है जो अवधारणा, उसको सही करना। कक्षा में सजातीयता को बनाए रखना, या फिर नई भाषा गतिविधि से परिचय करवाना। तो उपचारात्मक शिक्षण किस पर बल देती है? नई भाषा पे नहीं, सजातीय को बनाए रखने के लिए नहीं, जो गलत अवधारणा है उसको सही करने के लिए नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कि शिक्षार्थियों के सीखने वाले आने वाली जो रिक्तियाँ हैं उसको भरने का काम जो करता है उपचारात्मक शिक्षण करता है। कि बच्चे ने जो है, कहाँ पे बच्चे ने कुछ, अगर बच्चे को नहीं आया है तो उसको, हमको उस गैप को फिल करना है, वह कौन करता है? उपचारात्मक शिक्षण करता है, यानी उपचार करना, ठीक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि शिक्षार्थियों के सीखने में आने वाली रिक्तियों को भरना। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? सीखने की वो अक्षमता जो हमारे पढ़ने, निर्वाचन करने और अक्षरों, शब्दों एवं संकेतों को समझने की योग्यता को प्रभावित करता है, उसे हम क्या बोलेंगे? कि सीखने की वो अक्षमता जो हमारे पढ़ने, जो हमारे किसमें पढ़ने, जहाँ पे भी पढ़ने आ जाएगा वह क्या हो जाएगा? डिसलेक्सिया हो जाएगा, ठीक है? क्या हो जाएगा? डिसलेक्सिया होगा। डिसकैलकुला यानी आपका गणित से रिलेटेड, डिसफेजिया यानी आपका संप्रेषण से रिलेटेड, ठीक है? ये आपका डिसफेजिया है, ठीक है? और डिस्प्रैक्सिया यानी आपके जो है आँख हाथ का कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता है, ठीक है? तो उस समय बच्चे को जो है डिस्प्रैक्सिया हो जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे हो जाएगा पठन विकार भी इसे हम बोलते हैं आपका पठन विकार। पठन विकार भी इसे हम बोलते हैं आपका, ठीक है? पठन विकार भी इसे हम बोलेंगे आपका। और डिसकैलकुलिया को क्या है? गड़न वैकल्य या फिर गड़न विकार भी बोलेंगे हम, ठीक है? गणितीय विकार या फिर गड़न वैकल्य भी बोलते हैं ऐसे हम, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा की कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश में आता है? प्रिंट समृद्ध परिवेश में कौन सा आता है? कक्षा में प्रदर्शित चार्ट, पोस्ट, कक्षा में प्रदत्त कार्य, ये आपका प्रिंट समृद्ध वातावरण में आता है, बिल्कुल सही है। परिवेश में साइन बोर्ड्स, फ्लैक्डाइज, लेबल्स, रैपर्स आदि, ये गलत हो जाएगा आपका। लेबल, रैपर्स ये तो गलत है। कक्षा पुस्तकालय, अलमारी में रखी हुई पुस्तकें, नहीं, ये भी प्रिंट समृद्ध बनाती है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे टीवी, कंप्यूटर, स्मार्टफोन आदि, ये भी आपके प्रिंट समृद्ध वातावरण में नहीं आते। प्रिंट समृद्ध यानी जिसमें प्रिंट हुआ है, तो वो कौन सा है? आपके चार्ट हो सकते हैं, आपके पोस्टर्स हो सकते हैं, कक्षा में जो भी आपका प्रदत्त कार्य होता है वह सब होते हैं, ठीक है? यह एक प्रिंट समृद्ध वातावरण में आता है, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? चलिए अगला देखते हैं आपका। अब लास्ट प्रश्न क्या कह रहा है आपका कि प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थी वे हैं। प्रश्न ये कह रहा है कि प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थी कौन है, ये आपसे पूछ रहा है। अपने परिवार में जो सबसे पहले विद्यालय गए हैं, दाखिले लेने के लिए विद्यालय में पहली बार आए हैं, विद्यालय में विद्यालय तैयारी कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं, या फिर विद्यालय में पहली बार भाषा सीख रहे हैं, कौन से पहली पीढ़ी के शिक्षार्थी कौन होंगे, ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जो अपने परिवार में सबसे पहले विद्यालय गए हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे? प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थी बोलेंगे, क्योंकि उनके परिवार में जो है सबसे पहले वही क्या है, कक्षा में यानी शिक्षा लेने जा रहे हैं, तो इसीलिए उसे क्या बोलेंगे हम? प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थी कहेंगे, ठीक है? ऑप्शन पहला आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? तो स्टूडेंट्स, अगर आपको क्लास पसंद आती है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। ऐसे ही एमसीक्यू की सीरीज़ आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।